नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। दुनिया ने देखी जन भागीदारी से चलने वाली मजबूत और निर्णय लेने वाली मोदी सरकार। महाराष्ट्र के अहमदनगर में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, एक तरफ कांग्रेस एनसीपी के खोखले वादे और दूसरी तरफ एनडीए के बुलंद इरादे। कर्नाटक और केरल में भी प्रधानमंत्री की रैलियां। लोकसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तमिलनाडु के कृष्णागिरी में जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के ओडिशा के क्यूझर में रैली। चुनावी बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। चंदे की जानकारी 30 मई तक चुनाव आयोग को सीलबंद लिफाफे में सौंपने का आदेश। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए अदालत ने बताया जरूरी। राष्ट्रपति वेंकैया नायडू का तकनीक के जरिए बैंक लोन डिफॉल्टरों की पहचान करने पर जोर। पंजाब नेशनल बैंक के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में संबोधन। अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग कर आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने की कही बात। जेट संकट पर हरकत में आई सरकार। नागर विमानन मंत्रालय का सचिव को मुद्दों की समीक्षा करने का निर्देश। यात्रियों को होने वाली असुविधा कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। और शुरुआत करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त होने के बाद बाकी चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता देश भर में रैलियां कर रहे हैं। दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत को महाशक्ति मानती है, लेकिन पहले जब 10 साल तक एक सरकार थी तो देश में निराशा थी। उन्होंने कहा कि चौकीदार ने आतंकियों में डर बैठा दिया है। चौकीदार उन्हें पाताल में से भी निकालकर सजा देगा। उन्होंने कहा कि यही विश्वास मेरी ताकत रहा है, जिसके दम पर कड़े फैसले ले पाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री के निशाने पर कांग्रेस रही। सुजय विखे पाटिल अहमदनगर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। यहां तीसरे चरण में 23 अप्रैल को मतदान होना है। एक तरफ हमारे संकल्प है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी के ढकोसले हैं। एक तरफ पानी के लिए महायुति सरकार के काम है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार में हुए घोटाले और अजीत परिवार के शर्मनाक बयान है। ऐसे ही अपराधों की वजह से देश के लोगों ने कांग्रेस का मन और कांग्रेस की नीयत को अच्छी तरह जान लिया है, पहचान लिया है, और इसलिए अब जनता ने ही नया नारा दे दिया है, कांग्रेस हमेशा के लिए हटाओ। कांग्रेस हमेशा के लिए हटाओ, तभी देश में गरीबी दूर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और केरल में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री कर्नाटक के गंगावती में रैली को संबोधित करेंगे। कर्नाटक के बाद प्रधानमंत्री केरल के कोझिकोड में रैली करेंगे। कोझिकोड में भी तीसरे चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा। और इस समय हम महाराष्ट्र में रुक करेंगे। हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, हमने देखा विदर्भ की जो 7 सीटें हैं उन पर मतदान पूरा हो चुका है कल, लेकिन अब आगे के चरणों में महाराष्ट्र में जो है दिलचस्प मुकाबले के आसार दिख रहे हैं। और आज हमने देखा प्रधानमंत्री ने अहमदनगर में रैली की। किस तरह से अब प्रचार चल रहा है अगले चरणों को लेकर? स्थिति बहुत अहम है महाराष्ट्र किसी भी राजनीतिक दल के लिए, क्योंकि 48 सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और जिस तरीके से पहले चरण में मतदान हुआ है, उसके बाद तमाम राजनीतिक दल उत्साहित हैं और बड़े जो नेता हैं वो लगातार यहाँ पर रैलियां कर रहे हैं। 3 फेज और बच गए हैं, जिनमें कुल 48 सीटों पर लोकसभा का चुनाव जो है वो होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदनगर, जो कि मराठवाड़ा और नॉर्दर्न महाराष्ट्र के इलाके में आता है, वहां पर अगले दूसरे और तीसरे फेज में जहां चुनाव होने वाला है,
वहां पर उनके जो मतदाता हैं उनको संबोधित करते हुए कहा कि यूपीए की सरकार में जिस तरीके से किसानों की अनदेखी की गई थी, लगातार आत्महत्याएं हो रही थी, और बीजेपी की सत्ता में आने के बाद, एनडीए की सरकार केंद्र में बनने के बाद और मुंबई में देवेंद्र फडणवीस की सरकार जी। आने के बाद से लगातार किसान हितैषी काम किए जा रहे हैं, वेलफेयर स्कीम चलाई जा रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं, जिनका कि लाभ अब आम आदमी को मिलना शुरू हो गया है। साथ ही साथ उन्होंने एनसीपी नेता शरद पवार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, जो कि 2 प्रधानमंत्री इस देश में होने चाहिए, इस तरह का बयान देते हैं, और शरद पवार जो इतने बड़े स्टॉलवर्ट लीडर हैं और वो खामोश रहते हैं, तो ये कहीं न कहीं खामोशी जो है वो समझ से परे है, और उनको ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जो इस तरह का बयान पर भी अपना आपत्ति दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं। अहमदनगर का जो क्षेत्र जहां पर प्रधानमंत्री ने आज रैली की है, बड़ा अहम क्षेत्र है, लंबे अरसे से बीजेपी का बेस्टिन रहा है, और इस बार बीजेपी ने वहां से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राधा कृष्ण विखे पाटिल, उनके बेटे को जो है वो टिकट दी है, और काफी अहम ये रोमांचक मुकाबला है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो उनके बेटे को टिकट दी गई है, और कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल, यानी महाराष्ट्र में अब पहले चरण के मतदान के बाद जो दूसरा और तीसरा चरण है उसे लेकर तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है और बड़े नेता यहां प्रचार करते नजर आ रहे हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल असम में रैलियों को संबोधित किया। असम के मंगलदोई और सिलचर की रैली में उन्होंने कहा कि उनके विरोधी दल भारत को कमजोर नीति पर चलाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1971 के युद्ध के बाद अगर कांग्रेस चाहती तो असम से कश्मीर तक की समस्याओं का समाधान कर सकती थी, लेकिन कश्मीर भी जलता रहा और असम की स्थिति भी गंभीर होती रही। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोट के लिए घुसपैठ को बढ़ावा दिया, साथ ही असम के लोगों को सामान्य सुविधाओं से वंचित भी रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका वोट देश की दशा और दिशा तय करेगा। ये चुनाव तय करेगा कि भारत में एक प्रधान, एक विधान, एक संविधान की व्यवस्था और मजबूत होगी, या टुकड़े टुकड़े गैंग सब पर हावी हो जाएगी। ये चुनाव तय करेंगे कि 130 करोड़ भारतीयों का विकास होगा या सिर्फ एक परिवार का होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज ओडिशा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ओडिशा की क्यूझर में जनसभा को संबोधित किया। कोई एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो आपकी अपनी भाषा में आपसे बात करे, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार बनी केंद्र के अंदर, और उसने पूरे देश का विकास करना शुरू किया। यह क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारा विकास किया है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत 1600 करोड़ रुपया ये जिले को आवंटित किया गया है। 1600 करोड़ रुपया। ये सामने जो अस्पताल दिखाई पड़ रहा है, ये विशाल अस्पताल, भविष्य में जहां मेरी आदिवासी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, भाई सबका इलाज होने वाला है, ये नरेंद्र मोदी जी ने भेजे हुए डीएमएफ के पैसों से बन रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु में कृष्णागिरी में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कांग्रेस की न्याय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे देश के गरीबों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार आने पर हम देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए देंगे, जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के खाते में जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी सालेम, थेनी और मदुरै में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। 72,000 rupees every year, 3,60,000 rupees in 5 years. We will make a list of the 20% poorest people in India. And then after that, every one of these families will be given 72,000 rupees every year. लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 20 राज्यों की 91 सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण रहा। पहले चरण में चढ़ते पारे के बावजूद लोगों ने जमकर उत्साह दिखाया। लोकसभा चुनाव के पहले फेज में देश के कई हिस्सों में बम्पर वोटिंग हुई। पहले चरण में 91 सीटों पर कुल 1000 उम्मीदवार चुनावी किस्मत उनकी ईवीएम में कैद हो गई। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप,
तेलंगाना और उत्तराखंड की सभी संसदीय सीटों में मतदान संपन्न हो गया। उपचुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा के मुताबिक सभी 20 राज्यों के मतदान वाली सीटों पर सामान्य रूप से शांतिपूर्ण मतदान रहा। कुछ इलाकों में हिंसा और बाधा पहुंचाने की शिकायतें जरूर मिली, जिन्हें तत्काल दूर कर लिया गया। पहले चरण में जिन राज्यों की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, उनमें आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर करीब 66%, तेलंगाना की 17 सीटों पर 60% मतदान हुआ। आंध्र प्रदेश में मतदाताओं का उत्साह देखने को मिला। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में भारी मतदान हुआ। त्रिपुरा में जहां 81.8% मतदान हुआ, वहीं पश्चिम बंगाल की 2 लोकसभा सीटों पर 81% वोट पड़े। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की 2 सीटों बारामूला और जम्मू पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। जम्मू संसदीय क्षेत्र में 74.5% मतदान हुआ, जबकि बारामूला में 35% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं पहले चरण में महाराष्ट्र की 7 लोकसभा सीटों पर 56% मतदान हुआ। राज्य में गढ़चिरौली सीट पर 4 मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों के नहीं पहुंच पाने के कारण मतदान स्थगित करना पड़ गया। बिहार में लोकसभा की 4 सीटों पर कल करीब 53% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में 8 संसदीय सीटों का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। जिन सीटों के लिए वोट डाले गए उनमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और कैराना शामिल हैं। यहां करीब 64% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ओडिशा की 4 लोकसभा सीटों पर 70% से ज्यादा मतदान हुआ। असम की 5 सीटों में 68%, सिक्किम में 78%, मेघालय में 76%, अरुणाचल प्रदेश में 66%, नागालैंड में 78.76% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उत्तराखंड की 5 सीटों पर 57.85% मतदान हुआ है। साथ ही आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की सभी सीटों और ओडिशा विधानसभा की 28 सीटों के लिए भी मतदान शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो गया। Polling has concluded completely in as many as 10 states and union territories. These are Andhra Pradesh, Arunachal, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Telangana, Uttarakhand, Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep. 10 states have concluded their first phase of elections. These states are Assam, Bihar, Chhattisgarh, Jammu and Kashmir, Maharashtra, Manipur, Odisha, Tripura, West Bengal and Uttar Pradesh. 16 states and union territories are yet to begin their polling. As far as the assembly elections are concerned, the polling gets completed today for the states of Andhra Pradesh, Sikkim and Arunachal Pradesh. Odisha concluded its first phase of polling for the assembly election being held simultaneously with the national elections of the parliament. राज्य के बंटवारे के बाद तेलंगाना में लोकसभा के लिए भी वोट डाले गए, लेकिन इस चुनावी भागदौड़ के बीच राज्य की निजामाबाद संसदीय सीट ने अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्ज करने जा रही है। यहां पर अब तक के सबसे ज्यादा ईवीएम मशीनों के जरिए मतदान किया गया है। ये रिकॉर्ड जल्द ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सकता है। गुरुवार को मतदान के दौरान यहां रिकॉर्ड संख्या में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस सीट पर 178 किसानों समेत 185 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव अधिकारियों ने गिनीज बुक से संपर्क किया है। वहीं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों के लिए आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है। चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा और नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा। चौथे चरण में महाराष्ट्र में 17, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 13-13, मध्य प्रदेश और ओडिशा में 6-6, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान होगा। इस दौर में जिन प्रमुख उम्मीदवारों पर लोगों की नजरें हैं उनमें बिहार के बेगूसराय सीट से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से डिंपल यादव, कानपुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से टीएमसी की मुनमुन सेन और बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो शामिल हैं। वहीं आज ओडिशा विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए भी नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। इस दौर में 42 विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है। नतीजों का ऐलान 23 मई को होगा।
चुनावी बॉन्ड्स की वैधता को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि सभी दलों को इसके तहत मिले फंड की जानकारी चुनाव आयोग को देनी चाहिए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सभी राजनीतिक दल 15 मई तक मिलने वाली डोनेशन की जानकारी 30 मई तक चुनाव आयोग को सीलबंद लिफाफे में सौंपे। इस डिटेल में उन्होंने डोनेशन में मिली रकम का जिक्र करना होगा और उन खातों का ब्यौरा भी देना होगा जिनमें रकम ट्रांसफर की गई है। अदालत ने कहा है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए यह जरूरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए मिले डोनेशन का खुलासा किया जाए। और खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। असल में भारत भवन में एक नाटक देखा था, शायद हबीब साहब का नाटक था वो, और वो देख के आने के बाद मैंने याद है उस समय मैंने फ़ोन किया अपनी माँ को, बोला मुझे थिएटर करना है। तो उनका फिर स्विमिंग, तुम तो मध्य प्रदेश के अभी चैंपियन हो और ये वो सब जॉब लगने वाला है तुम्हारा। मैंने कहा नहीं, अब थिएटर करना। तो माँ ने कहा कि देखो दोनों हाथों से लड्डू नहीं लेते, एक छोड़ दो और जाओ थिएटर करना। शास्त्री जी, बहुत आशा है आपसे, एक बार सोच के तो देखिए। मुझे इस तरीके की बातें बड़ी खूबसूरत लगने लगी थी, जिसमें कहानी का शुरुआत, मध्य और अंत बहुत एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन जो बात कही जा रही है वो अपने आप में एक बात संपूर्ण है। शाहजहान मैं तेरा तेनु मुमताज बना दूंगा। नमस्कार, मैं हूं मानव कौल। आप मुझसे मिल सकते हैं प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज पंजाब नेशनल बैंक के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। उपराष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बैंकिंग के क्षेत्र में तेजी से संतुलित विकास हो रहा है। बैंक तकनीक के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल क्रांति का गवाह बन रहा है। वहीं उन्होंने डिफॉल्टर्स को आड़े हाथों लिया। उन्होंने तकनीक और आंकड़ों के विश्लेषण के जरिए बैंक लोन डिफॉल्टरों की पहचान करने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने की बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के बल पर आगे बढ़ रहे हैं और आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय की स्मृति में पोस्टेज स्टैंप जारी किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। Increasing case of willful defaults and the frauds have recently been in the news. Few black ships brought bad name to the system. I've been going around different countries. I've been to various forums. I have been strongly advocating that all the countries must have treaties to exchange information with regard to bank accounts, wherever necessary, wanted by the government or the agencies. Second, we must also have extradition treaties. Otherwise, you just root here and then go and then stay there and then a lot of legal process. This is a time-taking process and people are becoming impatient. If we are a civilized world, the world must put this question to themselves, are we civilized? Then how are you allowing tax havens? How are you encouraging black money? This is a question to be put to every nation to themselves. And if you are civilized, if you are really democratic, you must all come together and have extradition treaties wherever somebody is wanted. They should be extradited at the earliest. This is the need of the hour. अंतर संसदीय संघ की 140वीं बैठक में शांति, सुरक्षा, व्यापार और मानवाधिकार समेत कई अहम मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। दोहा के कतर में 5 से 11 अप्रैल के दौरान हुए सांसदों के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने किया। आईपीयू की बैठक में क्या खास मुद्दे चर्चा में रहे और भारत की ओर से किन मुद्दों पर जोर दिया गया, इस बारे में हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह ने उपसभापति राज्यसभा हरिवंश से खास बातचीत की। क्या मुख्य मुद्दे रहे सर जिन पे चर्चा हुई और क्या ऐसे विचार रखे गए? आईपीयू संस्था, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, उसी रूप में आईपीयू भी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक एक मंच है। 178 देशों का फोरम और वर्ष में लगभग 2 बार इसकी बैठकें होती हैं और दुनिया के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे चर्चा होती है। कैसे उन मुद्दों का बेहतर, सटीक, शांतिपूर्ण हल और समाधान निकाला जाए, इसकी कोशिश होती है। इस दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और बहुत बेहतर ढंग से इसका आयोजन संपन्न हुआ।
हमारा प्रतिनिधिमंडल 5 अप्रैल को यहाँ गया और आज हम लोग 11 तारीख को वहाँ से लौटे हैं। 6 तारीख से 10 तारीख देर शाम रात तक लगभग बैठकें होती रहीं। इस बैठक में दुनिया के जो महत्वपूर्ण और सामयिक मुद्दे हैं जो उठे, उन पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा। जैसे आतंकवाद से लेकर संसद कैसे शिक्षा के माध्यम से शांति, सहअस्तित्व और विकास का रास्ता तलाश सकती है, इसके समेत अनेक स्वास्थ्य से लेकर, हेल्थ से लेकर दुनिया के सामने क्या बड़े मौजूदा सवाल हैं, गंभीर सवाल हैं दुनिया के लिए, उन पे बहस होती है। और इसमें अलग अलग दुनिया के जो महाद्वीप हैं उनका भी अलग अलग ग्रुप बटा हुआ है। जैसे एशिया पैसिफिक ग्रुप है, उसमें हम लोगों ने जाते ही 5 तारीख को उसकी बैठक में शिरकत की। उसके बाद दुनिया के स्पीकर्स का एक प्रतिनिधि, मैंने उनके रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्फ्रेंस जो होता है बड़ा उपयोगी, और उससे पता चलता है कि लोकतंत्र को दुनिया के देश अलग अलग परिवेश, अलग अलग संस्कृतियों के कैसे देखते हैं, उनकी क्या मुख्य समस्याएं और चुनौतियां हैं। साथ ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है यूएन का, आप जानते हैं कि 2030 तक उन सारे लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, तो उनको कैसे हम प्राप्त करें, क्योंकि उनके लिए अब समय बहुत कम बच गया, 12 वर्ष हमारे पास समय है। तो उनमें दुनिया में गरीबी उन्मूलन से लेकर के जहाँ साक्षरता का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, इन सब चीज़ों पर कैसे हम मिल करके बेहतर तरीके से काम कर सकें, तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। कर्ज में डूबी जेट एयरवेज की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। नकदी संकट से जूझ रही जेट एयरवेज ने कल अपनी सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी। एयरलाइन के 119 विमानों के बेड़े में 3/4 से ज्यादा के परिचालन से बाहर होने के बाद यह कदम उठाया गया है। नियमों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन करने के लिए एयरलाइन के पास कम से कम 20 विमान होने चाहिए। इस बीच नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने मंत्रालय के सचिव को इस मामले की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान के शहर क्वेटा के हजारगांजी मंडी में बड़ा धमाका हुआ है। विस्फोट में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए हैं। विस्फोट में आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और इस हादसे में 13 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल की घेराबंदी कर दी है। अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। बाजार में विस्फोट होने की वजह से हादसे में मारे गए लोगों की तादाद और बढ़ सकती है। वहीं अफ्रीकी देश सूडान में राष्ट्रपति उमर अल बशीर का 30 साल लंबा तानाशाही का शासन कल समाप्त हो गया। सेना ने उन्हें बेदखल करके सत्ता अपने हाथ में ले ली है। लंबे समय तक चले खूनी संघर्ष के बाद बशीर को सत्ता से बेदखल किया गया है। यही नहीं, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। सूडान के डिफेंस मिनिस्टर ने इसका ऐलान किया कि तानाशाह बशीर को बेदखल किए जाने के बाद देश में अब 2 वर्षों तक सशस्त्र बलों का शासन रहेगा। पूर्व सेना अधिकारी रहे उमर अल बशीर 1989 में सेना के तख्तापलट के बाद सत्ता पर काबिज हुए थे। उनके शासनकाल में सूडान ने भयंकर गृह युद्ध झेला और 2005 में साउथ सूडान में गृह युद्ध समाप्त हुआ और 2011 में ये एक नया देश बना। लेकिन देश के पश्चिमी हिस्से दारफुर में एक और गृह युद्ध भड़क गया और बशीर पर युद्ध अपराध करने के आरोप लगे। अंतर्राष्ट्रीय अदालत की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट के बावजूद बशीर ने 2010 और 2015 का चुनाव जीता। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को लंदन स्थित इक्वाडोर दूतावास से गिरफ्तार कर लिया गया है। बीते 7 साल से असांज ने इक्वाडोर के दूतावास में शरण ले रखी थी। एक यौन उत्पीड़न के केस में स्वीडन में प्रत्यर्पित किए जाने से बचने के लिए असांज ने दूतावास को अपना ठिकाना बना रखा था। लंदन के मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुताबिक फिलहाल असांज को हिरासत में लिया गया है और उन्हें वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया है, जिसने जूलियन असांज को जमानत शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाया। इक्वाडोर में शरण देने के फैसले को वापस लेने के बाद ब्रिटिश पुलिस ने असांज को गिरफ्तार किया है। इस बीच असांज के वकील ने कहा कि वो प्रत्यर्पण के अमेरिकी अनुरोध को अदालत में चुनौती देंगे। बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मलेशिया को 5वें और अंतिम मैच में 1-0 से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 4-0 से कब्जा कर लिया। अंतिम मैच के 35वें मिनट में नवजोत कौर ने एकमात्र गोल दागकर भारत को जीत दिलाई। भारत ने पहले 2 मैच 3-0 और 5-0 से आसानी से जीतने के बाद तीसरा मैच 4-4 से ड्रॉ खेला। चौथे मैच में भारत ने 1-0 से जीत हासिल की थी। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।